जब यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो अक्सर लोग ये काम बहुत ही रैंडमली करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उन्हें कितना एलोकेशन किस जगह पर रखना चाहिए, किन स्टॉक्स को चूज करना है और किन्हें अभी के लिए इग्नोर कर देना चाहिए। स्टॉक्स में कितना एलोकेशन एक्चुअली में सही है और ईटीएफ्स में कितना। तो ऐसे बहुत से कंफ्यूजन्स की वजह से उनका पोर्टफोलियो एक मोर ऑफ रैंडमली बिल्ड पोर्टफोलियो बनकर रह जाता है, जो आगे चल के मे बी उन्हें उतने गेंस ना दे पाए जितने कि उन्हें मिलने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप 10,000 रुपीज से हर महीने यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, मे बी आप मैनुअली करें या फिर आप एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, तो आपका ये यूएस पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। बेसिकली अगर हम एलोकेशंस की बात करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, और वो कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में जल्दी से बात करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एक पोर्टफोलियो सेटअप की बात करता हूँ, मतलब आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए बिटवीन स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स, जिससे कि आपका रिस्क आपके अकॉर्डिंग मैनेज रहे। मैं जो आपको अभी बताऊंगा, ऑब्वियसली ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट कि आपको पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स का प्राइमरी गोल होता है कैपिटल प्रोटेक्शन, नॉट हायर रिटर्न्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो शायद यूएस स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ना ही इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ देयर कंफर्ट जोन आ जाता है। तो इन्हें मैं आज के इस वीडियो से स्किप करना चाहूंगा। सेकंड, हमारे पास आते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो फॉलो करते हैं बैलेंस रिस्क अप्रोच। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ा सकते हैं, मतलब 10% से लेके 12% या उससे और थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाएं तो अच्छा काम बन जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को यूएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए 50% ईटीएफ्स और 50% स्टॉक्स में अपना पैसा डालना चाहिए। तो ऐसे में आपको 10,000 रुपीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5,000 रुपए ईटीएफ्स के लिए और 5,000 रुपए स्टॉक्स के लिए, और मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों। फाइनली थर्ड हमारे पास आ जाते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही होते हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, पोर्टफोलियोज में ड्रॉडाउन्स देख सकते हैं, बस इन्हें रिटर्न्स अच्छे चाहिए। उसके लिए अगर कुछ रिस्की बेट्स लेनी पड़े तो कोई बात नहीं। इनका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को 30% ईटीएफ और 70% स्टॉक्स में अपना पैसा डालना चाहिए, यानी कि वही 3,000 रुपए ईटीएफ और 7,000 रुपीज डायरेक्टली स्टॉक्स में। और ऑब्वियसली आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं ईटीएफ्स की बात करता हूं तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, हाई वॉलेटिलिटी से आपके पोर्टफोलियो को बचाते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी स्टेबिलिटी और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिल सके। तो यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा वेस्टेड की, जहाँ आपको मिल जाएंगे 10,000 से भी ज़्यादा यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के ऑप्शंस विद सीमलेस एंड लो कॉस्ट आईएनआर टू यूएसडी ट्रांसफर्स। अगर हम बात करते हैं बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फंड्स को ऐड करना भी आसान है। मैं सिंपली ऐड फंड्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं अपने बैंक पे क्लिक करता हूँ जो कि है आईसीआईसीआई। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ कि मुझे कितना अमाउंट यहाँ पर ऐड करना है। तो अभी के लिए मैं $110 यानी कि अराउंड 10,000 रुपये यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। टोटल अमाउंट को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्या चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है जीएसटी ऑन करेंसी एक्सचेंज जो कि है 45 रुपीज का। तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओके पे। तो ये मुझे आईसीआईसी बैंक के लॉगिन स्क्रीन पर ले आएगा। मैं क्लिक करता हूँ आई हैव एन आईसीआईसी बैंक अकाउंट। यहाँ पर मुझे अपना यूजर आईडी डालना है। यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्लिक करके मैं कंटिन्यू पे प्रेस करता हूँ। तो ब्रेकअप के अंदर आप यहाँ पर फर्दर चार्जेस देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो 45 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फी यहाँ पर लग रही है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। इस स्क्रीन पर मेरे पास यहाँ पर सेंडर की डिटेल्स आ जाएंगी, जो अमाउंट है वो सब आ जाएगा, रिसीवर की डिटेल्स आ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आएंगी। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ लिस्टेड कंपनी पे। लिस्टेड कंपनी के अंदर मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। फिर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। तो अपना सोर्स ऑफ मनी सेलेक्ट करके जो कि है सेविंग्स, तो जो भी चेक बॉक्सेस हैं उनको मैं यहाँ पर चेक करके और मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू पेमेंट। तो ओटीपी से इसको वेरीफाई करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इस स्क्रीन पर ये मुझसे मेरे जो डेबिट कार्ड के डिटेल्स हैं जो कि आईसीआईसी बैंक में होती हैं वो मुझे यहाँ पर एंटर करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पर उनको एंटर कर देता हूँ। तो मेरी जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाती है और 1 to 2 बिजनेस डेज में ये पैसा मेरे वेस्टेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वेस्टेड पे आप अपनी डिजिटल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं इन लेस देन 5 मिनट्स और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स के सेक्शन में जाके अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप प्रोफेशनली क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज जिनको वेस्ट कहते हैं इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी हेजल ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स। तो अगर मैं सबसे पहले यूएस स्टॉक्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, मैं यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो अच्छी बात यह है कि इस पेज पर आके आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं या फिर अपनी वॉच लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप बेसिकली अपनी वॉच लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स और ईटीएफ्स को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सप्लोर के टैब पे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेंडिंग टुडे ऑन वेस्टेड, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ट्रेंडिंग हैं। उसके बाद आते हैं पॉपुलर ऑन वेस्टेड, तो पॉपुलर यूएस स्टॉक्स ईटीएफ्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं और थोड़ा नीचे आता हूँ तो मुझे टॉप मूवर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, मेगा कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके से मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपको और दूसरे सेक्शन यहाँ पर मिलते रहेंगे, जैसे कि 52 वीक हाई या फिर लो स्टॉक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी दूसरे डिफरेंट सेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके स्टॉक्स को एक्सप्लोर करना और भी आसान बना देंगे। तो अगर मैं किसी भी स्टॉक को यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उस स्टॉक पे क्लिक करके बाय बटन पे क्लिक करके उस स्टॉक को बाय कर सकता हूं। और अच्छी बात यह है कि आप यहां पर फ्रैक्शनल स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं विद एज लो एज $1, और इवन आप किसी भी यूएस स्टॉक में $1 से एसआईपी भी कर सकते हैं। तो स्टॉक्स के बाद अगर मैं वेस्ट की बात करता हूं तो मैं वापस आ जाता हूं और अब की बार मैं क्लिक करता हूं वेस्ट पे। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो डिफरेंट पोर्टफोलियोज मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। मैं सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को डिफरेंट वेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के वेस्ट है, डी ग्लोबलाइजेशन के वेस्ट हैं, स्पेस टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई, और जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा मुझे यहाँ पर डिफरेंट वेस्ट मिल जाएंगे, इवन एग्रेसिव वेस्ट, ऑल वेदर वेस्ट। इस तरीके से आप डिफरेंट वेस्ट को चूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कोर पोर्टफोलियोज को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं बात कर रहा था एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, मॉडरेट की, कंजर्वेटिव की, तो आप इस तरीके से भी अपने वेस्ट को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए कितना आसान हो जाता है। तो वेस्टेड को आप ज़रूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम फर्दर बात करते हैं तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलना चाहूँगा एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप यंग हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अंडर 40s की एज के लिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच चल सकती है। अगर आप 40 से 60 के बीच में हैं तो आपको यहाँ पर एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेनी चाहिए। अगर आप 60 से ऊपर के हैं तो बेटर होगा कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चलें। ओके, तो अपने एग्जांपल के हिसाब से और जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसके लिए मैं यहाँ पर ईटीएफ में एलोकेशन करना चाहूँगा 35% का, और बाकी का जो 65% एलोकेशन है वो मैं दूंगा स्टॉक्स को। तो सबसे पहले अगर मैं ईटीएफ्स की बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर कुछ ईटीएफ्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईटीएफ आपके पास आ जाते हैं S&P 500 ईटीएफ। इसके अंदर जो एक्चुअल ईटीएफ आते हैं, सबसे पहला ईटीएफ हमारे पास आता है VOO, यानी कि वैनगार्ड S&P 500 ईटीएफ। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.03% का, जो कि बहुत ही कम है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ईटीएफ है जो आपको ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देता है यूएस के टॉप 500 स्टॉक्स का। तो इसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सेकंड ईटीएफ का ऑप्शन इसी के अंदर जो आपको मिल जाता है वो है IVV, यानी कि आई शेयर स्कोर S&P 500 ईटीएफ। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.03% का है। बेसिकली VOO और IVV दोनों ही सिमिलर से ही ईटीएफ हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक ईटीएफ को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए चूज कर सकते हैं। सेकंड ईटीएफ का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है नास्डाक ईटीएफ, जो ट्रैक करता है टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को। इसके अंदर जो ईटीएफ आता है वो है इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट, यानी कि ट्रिपल क्यू ट्रस्ट ईटीएफ। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20% का। उसके बाद अगर मैं एआई और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो ईटीएफ हैं उनकी बात करता हूं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वेन एक्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ। इसका टिकर है SMH। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.35% का। तो अगर आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल को चूज करना चाहते हैं तो SMH आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एआई और सेमीकंडक्टर के अंदर ही आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आई शेयर्स का सेमीकंडक्टर ईटीएफ, जिसका टिकर है SOXX। इसका एक्सपेंस रेशियो हल्का सा कम है 0.34% का। तो SOX को आपको चूज करना चाहिए अगर आप मोर बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेके चलना चाहते हैं। तो एग्रेसिव अप्रोच के लिए SMH और मोर बैलेंस्ड अप्रोच के लिए आप चूज कर सकते हैं SOXX। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक या ईटीएफ के पास रिटर्न्स की, पास्ट परफॉर्मेंस की, इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा। वो आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप सिंपली गूगल करके
पास्ट 5 ईयर्स के 7 ईयर्स के रिटर्न्स इन स्टॉक्स के देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पर मोर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, ना कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या फिर स्मॉल कैप के जो यूएस के स्टॉक्स हैं, उनको मैं यहाँ पर चूज़ करना चाहूँगा। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि मैं आपको उन स्टॉक्स और ईटीएफ्स को बताऊँ, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको यहाँ पर ना हो। तो ये हो गई ईटीएफ। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्टॉक्स में आपको एलोकेशन रखना है 65% का। तो स्टॉक्स के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं एआई लीडर्स की बात करता हूँ, तो इनको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए चूज कर सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर सबसे पहला स्टॉक आता है एनवीडिया, जो कि एक एआई चिप लीडर है। एनवीडिया के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है गूगल का। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गूगल, जैसे कि आप जानते ही हैं, टेक जाइंट है, एआई में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। जेमिनी मॉडल इसका लगातार एनहांस हो रहा है। गूगल काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। गूगल के बाद अगला स्टॉक आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट, और जैसे कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो पार्टनरशिप की है वो की है ओपन एआई के साथ, यानी कि चैट जीपीटी के साथ। और चैट जीपीटी जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, जो उसके फ्यूचर के प्लान्स हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। एआई के बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स के कुछ बड़े प्लेयर, जैसे कि सबसे पहले अगेन फिर से हम बात करते हैं यहाँ पर एनवीडिया की। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। एनवीडिया के बाद हमारे पास सेकंड स्टॉक आता है ब्रॉडकॉम, और मैं पहले भी अपनी वीडियो में ब्रॉडकॉम के बारे में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि ब्रॉडकॉम एक नेटवर्किंग जाइंट है। 99% नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी काम है, इंटरनेट का जितना भी काम है, वो सब कुछ ब्रॉडकॉम ही हैंडल करता है। और जैसे कि आप जानते हैं, नेटवर्किंग में, कंप्यूटर्स में, इवन आपके यहाँ जो राउटर है, जिस राउटर के थ्रू आप कनेक्टेड हैं, उसमें जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, वो सभी कुछ हैंडल करता है ब्रॉडकॉम। ब्रॉडकॉम के बाद थर्ड स्टॉक हमारे पास आ जाता है टीएसएमसी, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके बाद थर्ड सेक्टर हमारे पास आता है आईटी क्लाउड कंपनीज का। इसमें जो सबसे बड़ा लीडर है वो है अमेज़न, और अमेज़न, जैसे कि आप जानते हैं, अमेज़न की जो AWS है, यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज, ग्लोबली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, एंटरप्राइज सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो AWS इसका मार्केट लीडर है। इसी के अंदर सेकंड स्टॉक हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट, और अगेन AWS की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर प्लेटफॉर्म है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डायरेक्टली compete करता है अमेज़न की AWS सर्विसेज के साथ। इसी के अंदर थर्ड स्टॉक हमारे पास आता है सेल्सफोर्स INC, जो कि लीडर है एंटरप्राइज क्लाउड सॉफ्टवेयर्स का। सेल्सफोर्स एक लीडर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि CRMs के सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। ये भी अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उनको प्रोवाइड करता है। इसके बाद फोर्थ बड़े और इंपॉर्टेंट सेक्टर की हम बात करते हैं, जो कि है कंज्यूमर ब्रांड्स का। इसमें आपको बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सबसे पहले अगर हम एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सी कंपनीज आती हैं, जैसे कि कोको कोला कंपनी है, P&G है, वॉलमार्ट है। इनको आप चूज कर सकते हैं। अगर हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक्स आते हैं जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, नाइक है, एप्पल है। वहीं अगर आप एक एग्रेसिव ब्रांड पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, तो अमेजॉन, जिसकी हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं, ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा और अच्छा स्टॉक है। उसके बाद आता है टेस्ला, स्टारबक्स। ये कुछ मेजर बड़े स्टॉक्स हैं, जिनको आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रिस्क की, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हम यहाँ पर इंडिया से पैसा बाहर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ एसोसिएटेड रिस्क होते हैं, जिनके बारे में एक इन्वेस्टर को अवेयर होना चाहिए। तो क्विकली इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क हमारे पास आता है करेंसी फ्लक्चुएशन का। मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ कि अगर हम INR से US डॉलर या फिर US डॉलर से बैक टू INR कन्वर्जन की बात करते हैं, तो करेंसी का जो इस बीच फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि आपको सुनने में आता होगा कि रुपी वीक हो गया या फिर US डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, इन सब का भी आपके रिटर्न्स पे फ़र्क पड़ता है। INR अगर स्ट्रेंथन होगा, तो आपको जो मिलने वाले रिटर्न्स हैं, उन पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि US डॉलर से अगर हम बैक टू INR कन्वर्जन करेंगे, तो उनकी वैल्यू आपको थोड़ी-सी कम होकर मिलेगी। वहीं अगर हम US डॉलर स्ट्रेंथनिंग की या फिर INR की वीकनेस की बात करते हैं, जैसे कि ओवर द टाइम हमें देखने को मिला है कि रुपी हमेशा US डॉलर के अगेंस्ट वीक ही होता चला गया है, और लगातार वीक होने की ही न्यूज़ हमारे पास आती रहती है, जिसका मतलब ये है कि US डॉलर से INR कन्वर्जन के टाइम पे आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अगर INR 2% वीक हो जाता है लेट्स से। और अगर आपको US स्टॉक्स में या इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो मिलते हैं 10% के, तो आपके ओवरऑल इफेक्टिव रिटर्न्स यहाँ पर बन जाते हैं 12% के। दूसरा रिस्क यहाँ पर आ जाता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। तो एक चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। तो आपको हमेशा जिन भी स्टॉक्स में या फिर ETF में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप किन स्टॉक्स में या ETFs में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं।
हर दूसरे स्टॉक में या फिर ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते चले जाएँगे तो आपको यहाँ पर एवरेज से ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जिनका हो सकता है कि इन द एंड आपको उतना बेनिफिट ना मिल पाए जितना कि बेनिफिट आपको एक्चुअली में मिलना चाहिए। फाइनली इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर आप यूएस स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हमेशा यू हैव टू एम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि कम से कम 7 से 10 साल के लिए आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ साल के लिए 1-2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स यूएस में कर देता हूँ, उसके बाद पैसा मैं विड्रॉ कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा, तो ऐसा करना 10 में से 1 या 2 चांसेस में मे बी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, लेकिन ये चीज़ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए काम नहीं करती है, तो बेटर होगा कि आप टाइमिंग पे ध्यान ना दें। सेकंड चीज़ आती है रिमेन इन्वेस्टेड इन वोलेटिलिटी, यानी कि ग्लोबल मार्केट में अगर टर्बुलेंस आता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, ग्लोबली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मे बी मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो ये छोटी-मोटी वोलेटिलिटी होती है कि 1 साल मार्केट ऊपर गई, 2 साल नीचे गई, फिर ऊपर गई एंड सो ऑन। ये वोलेटिलिटी जो आपकी है ये एवरेज आउट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आपको पता है कि आप सही स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी से आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने पोर्टफोलियो को हर 2-3 महीने में एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। ईटीएफ में तो ठीक है, आप 6 महीने में या फिर साल भर में एक बार भी रिव्यू करेंगे तो चलेगा। लेकिन जब बात यहाँ पर स्टॉक्स की आ जाती है तो आपको यहाँ पर हर 2-3 महीने में एक बार अपने स्टॉक्स को रिव्यू करना ज़रूर चाहिए कि मार्केट के हिसाब से जिन स्टॉक्स में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वो स्टॉक्स आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। वैसे तो जिन स्टॉक्स की मैंने बात की हैं वो ग्लोबल जाइंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो रेगुलर रिव्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में जो बहुत सी चीज़ों की हमने बात की है, इनसे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और हेल्प फ्यूचर में मिल पाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो उसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।